मैं खूबसूरत और कम उम्र लड़की थी, लेकिन शादी की पहली रात मेरा पति मेरे करीब भी ना आया। मेरे दिमाग में बहुत सवाल उठने लगे कि मेरा पति पता नहीं किसी और से प्यार करता है या शायद नामर्द है। जब एक बाबा जी के पास गई तो उसने एक कागज़ पर कुछ लिख कर दिया जो पति को पानी में पिलाना था। जब मैंने पति को वो कागज़ पानी में पिलाया तो पति ने उस रात जो मेरा हाल किया, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे पति ने मेरा नाम विधि रखा गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अभी मेरी उम्र कम थी कि मेरी मम्मी ने शोर मचा दिया, इसकी शादी करवा दी जाए। मैं तो अपनी शादी की आवाज़ सुनकर हैरान रह गई कि शादी और मेरी, वो भी इतनी जल्दी। पर इसके पीछे भी एक कहानी थी। जब मेरी मम्मी की शादी हुई वो 30 साल की थी, और अब मम्मी का मानना ये था कि लड़की जितनी अच्छी और खूबसूरत होती है उतनी ही जल्दी पति के दिल में जगह बनाती है, क्योंकि जैसे जैसे लड़कियों की उम्र बढ़ती है उनके जिस्म पर चर्बी बढ़ने लगती है। वो ना चाहते हुए भी मोटी हो जाती हैं, क्योंकि लड़कियों की खूबसूरती देखी जाती है या फिर कमाई यानी कि पैसा, और फिर उसके बाद सब कुछ मुश्किल हो जाता है। औरत की शक्ल अच्छी हो तो वह बुरे ससुराल में भी अपना घर बना लेती है। पता नहीं मम्मी की ये बात सही थी या गलत, लेकिन सब लोग तो यही कहते थे कि तुम्हारी माँ ठीक कहती है। इसलिए मेरी शादी कम उम्र में ही तय कर दी गई। मुझे शादी से ना तो कोई दिक्कत थी और ना ही कोई खुशी थी। मेरी उम्र 16 साल थी, मेरे अंदर अक्ल भी नहीं थी, लेकिन मैं अपनी शादी से कोई ज़्यादा खुश नहीं थी। ये सोचकर कि नए कपड़े मिल जाएंगे, इससे ज़रूर खुश थी। चीज़ें मिलेंगी, मैं दुल्हन बनूंगी। मुझे नहीं पता था कि शादी क्या होती है। पर मेरी शादी तय होने से 6 महीने पहले मुझे मेरी माँ ने मेरी एक बुआ के घर पर छोड़ दिया कि इसको सारी ट्रेनिंग करवा दी जाए, सारे गुण सिखा दिए जाएं, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं और मम्मी ही थे, लेकिन उनके घर में काफ़ी सारी लड़कियां रहती थीं। मम्मी का कहना था कि लड़कियों के साथ रहोगी तो वो तुम्हें सब कुछ सिखा देंगी। घर कैसे बनाना है, अच्छा खाना कैसे बनाना है, तैयार कैसे होना है, किसके साथ कब कैसे बात करनी है। यानी मुझ में ऐसी तैयारी करवाई जा रही थी जैसे जंग पर जाने से पहले फौजी की ट्रेनिंग करवाई जाती है। वहाँ पर मेरे दिन बहुत अच्छे गुजरे थे। वहाँ पर मेरी उम्र की काफ़ी सारी लड़कियाँ थीं। मेरी 2 से 4 बहन भी थीं और बाकी मोहल्ले की लड़कियाँ भी उधर आ जाती थीं। मेरी बुआ बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जिनका पहले मुझे पता भी नहीं था। मेरी शादी करवा दी गई और मैं अपने घर में आ गई। दुल्हन बनी कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब मेरा पति कमरे में आया तो हैरान रह गई, क्योंकि जो बात बुआ ने मुझे बताई थी उनमें से कुछ भी नहीं हो रहा था। बुआ ने कही थी, तुमको नमस्ते करेगा, तुम नमस्ते का जवाब देना, अगर उसने नमस्ते नहीं किया तो तुम नमस्ते कर लेना। लेकिन मेरे पति ने तो मुझे देखकर कुछ भी नहीं बोला। जब मैंने नमस्ते किया तो उसने जवाब भी नहीं दिया। उसने मुझे मुंह दिखाई में कोई गिफ्ट भी नहीं दिया, बल्कि मुझे तो ऐसा महसूस किया जैसे मैं कमरे में बैठी ही नहीं थी। मुझे मेरी बुआ की बातें याद आने लगी, जिनके मुताबिक अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। वो मुझसे दूर ही दूर भाग रहे थे। बाकी घर वाले तो ठीक थे, अच्छे तरीके से पेश आ रहे थे। जैसे दुल्हन के साथ रस्में होती हैं वैसे मेरे साथ की जा रही थी, लेकिन मेरे पति मेरी तरफ देखने भी गवारा नहीं कर रहा था। मैं परेशान थी कि पता नहीं क्या बात है। मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, अच्छी थी, कम उम्र भी थी, और मेरे मुकाबले में मेरे पति की उम्र बहुत ज़्यादा थी। यहाँ तक उसका वज़न बढ़ा हुआ था और मेरे साथ खड़ा हुआ तो वो मुझे मेरा बड़ा भाई लग रहा था। उन्हीं दिनों हमारे घर में मुझसे मिलने के लिए रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। मुझे रोज़ तैयार होना पड़ता था। कभी तो इंसान की नज़र उस पर पड़ी जाती है, कभी तो देख लेता है। मैंने इतने सारे रंग पहने थे, क्या उनमें से कोई भी रंग उसकी पसंद का नहीं था, जिसको देखकर मैं उसकी आंखों को अच्छी लग जाती और वो मुझे कह देता कि यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। पर यहाँ तो मेरे पास बैठना तो दूर की बात है, ये इंसान तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। बुआ ने जो बातें बताई थी वो मेरी किसी काम नहीं आ रही थी। मेहमानों के साथ एक औरत आई जो कि मुझे बहुत गौर से देख रही थी, इतनी गौर से कि मुझे महसूस हो गया था, और मैंने अपनी सास को बता दिया कि ये औरत मुझे बहुत गौर से देख रही है। लेकिन मेरी सास ने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, वैसे ही देख रही होगी।
कोई बात नहीं, तुम उसको नज़रअंदाज कर दो। और जब मैं उठकर पानी पीने के लिए मेरे कमरे में आई तो उसी औरत ने वहाँ आकर अचानक से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे कहने लगी, तुम तो बहुत मासूम हो, लेकिन बड़ी ही गलत जगह आ गई हो। जितनी जल्दी हो सके इस घर से चली जाओ। तुम्हारी शादी कैसे इन लोगों ने इस मर्द से करवा दी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके साथ रहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने अपनी आँखों से देखा है, सब देखा है मैंने। यह इंसान बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। उस औरत ने अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दिया और अचानक से मेरी सास अंदर आ गई। उस औरत को पकड़कर वो उसे घसीटकर बाहर ले गई। वो मेरी सास को भी कहने लगी कि किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब तक तुम्हारा दिल नहीं भरा। मेरी सास ने भी उससे बदतमीज़ी की और उसको घर से निकाल दिया। बाद में मुझे ये बताया गया कि ये अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी और नहीं हुई, इसलिए अब तुम्हें देखकर जलन में आकर इस तरह की बातें कर रही है। वरना तुम अपने पति को देखो, क्या खराबी है। वो अच्छा और शरीफ इंसान है। वैसे खराबी तो मेरे पति में कोई भी नहीं थी, बस यही कि वो हमारी तरफ देख नहीं रहा था और मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा था। घर वालों को इस बात का पता नहीं था, इसलिए बस इतना कहा कि सब ठीक है। उसने तुमसे कोई बात की है, तुम्हें कोई बात कही है या कोई ऐसी बात जो बुरी लगी हो? तो मैंने यही कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भगवान का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। क्योंकि मैं अंदर की बात तो उन्हें नहीं बता सकती थी। बुआ ने यह भी समझाया था कि अपने पति के साथ कमरे में होने वाली कोई भी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। अच्छी पत्नी तो वो होती है जो अपने पति को बात छुपाती है। हमारे खानदान के लोग भी आए हुए थे। उन्होंने भी पूछा कि खुश हो। सबको मुंह फाड़कर यही कहना पड़ा कि भगवान का शुक्र है, लेकिन असल में तो पति अभी तक हाथ में नहीं आया था। ये लोग काफ़ी अच्छे थे जिनके घर मेरी शादी हुई थी। ज़्यादा खुले दिमाग के नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तुम लोगों को सैर करने के लिए दिल्ली तक भेज सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी एक छोटा सा गांव ही था जहां से लाहौर जाना भी बड़ी बात थी। मैं ये सुनकर खुश हुई। मैंने कहा कि वहाँ पर मेरे पति का माहौल बदल जाएगा तो शायद मेरे पति मुझसे कोई बात भी करें, लेकिन मेरे पति ने इनकार कर दिया, वो भी सबके सामने। उसने पूछा, और आप लोगों को हमें दिल्ली कितने पैसों में भेजना है? तो मेरी सास ने कहा कि शायद 30,000 तो लग ही जाएंगे तुम दोनों के। मेरे पति ने कहा कि वह 30,000 आप किसी मंदिर में चंदे में डाल दें, किसी गरीब को खाना खिला दें तो बहुत अच्छी बात है। दिल तो मेरा बहुत दुखा, लेकिन बात भी ठीक थी। सुरेश ने वो बुरा इंसान नहीं था, वो औरत झूठ बोल रही थी, लेकिन फिर में ये सब कुछ क्या था। यहाँ तक कि इसी तरह काफ़ी सारे दिन गुजर गए। जब मैं अपने घर गई तो मेरी बुआ आई हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछने लगी कि शादी कैसी जा रही है, तुमने क्या सबको इज्जत दी, पति के साथ किस तरह से पेश आई। लेकिन जब उनको मेरी सारी बात बताई तो वो हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक बात समझाती हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी को भी ना बताना। मेरी बुआ ने मुझे कहा कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनको औरतों में दिलचस्पी नहीं होती है, हम उनको नामर्द कहते हैं, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादी की पहली रात तुम जैसी पत्नी को और वो मर्द तुम्हारे पास तक नहीं आए, उसने तुमसे बात तक नहीं की। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे मर्द में के साथ इसी तरह का कोई मसला है। यह जानकर मैं बहुत परेशान हो गई। फिर उसके बाद जो बुआ ने मुझे चीज़ें बताई वो और भी परेशान कर दी गई। ऐसे लोगों की औलाद भी नहीं होती है, गांव वाले उनको बुरे नामों से बुलाते हैं। किसी को ये बात पता चल जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और ना जाने क्या क्या। ऐसी बातों को सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि इसका मतलब मेरे पति के साथ कोई दिक्कत थी। वो खुद से ये सब नहीं कर रहा था। मैंने बुआ से पूछा कि इन सारी चीज़ों का इलाज क्या होता है। उन्होंने कहा कि इन चीज़ों के बारे में बात करने से, समझने से भी हल किया जा सकता है, नहीं तो फिर बाबा के पास भी इलाज होता है और मेडिकल इलाज भी होता है। मैं तो ये बातें सुनकर परेशान हो गई, पर मेरी बुआ ने मुझे अकल दी। उन्होंने कहा कि ये बातें अपने पति से मत करना। जब वो तुम्हारे साथ बातचीत करे और तुम्हारे साथ थोड़ी दोस्ताना अंदाज में बात करे
उससे पहले इस तरह की कोई बात ना करना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। बुआ ने मुझे और भी बातें समझाईं, पर मैं बहुत परेशान भी हो गई। वापस अपने घर भी आ गई और अपने कमरे की अलमारी की सफाई करने लगी। जब मुझे अलमारी में से एक बैग मिला जो कि बहुत पुराना और मिट्टी से भरा हुआ था। दुल्हन के कमरे में कोई भी पुरानी चीज़ नहीं होती, लगता है किसी ने रखा था और वह भूल ही गया था। लेकिन इस बैग पर एक छोटा सा कार्ड लगा हुआ था जिस पर मेरे पति सुरेश का नाम लिखा था। यानी ये मेरे पति का बैग था, तो इसका मतलब है कि मेरा ही हुआ। वैसे भी पति की हर चीज़ पर उसकी पत्नी का ही हक होता है, इसलिए मैंने सोचा कि खोल कर देख लेती हूँ। यूँ आपको कोई चीज़ मिल जाए और फिर आप उसको खोलकर ना देखें, ऐसा तो होता ही नहीं। मैंने कमरे के अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और उस बैग को खोलकर देखा, लेकिन जब इस कदर की चीज़ों पर मेरी नज़र पड़ी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। उसके अंदर रस्सी थी, एक कोड़ा था जो कि मैंने अक्सर टांगे और घोड़ों वालों के हाथ में देखा था। इसके अलावा कुछ अजीबोगरीब किस्म के फंदे थे जो जानवरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। कुछ चीज़ों की तो मुझे समझ ही नहीं आई। मैं अभी इन चीज़ों को देख रही थी कि अचानक मेरा पति अंदर आ गया और मैंने नॉर्मल अंदाज में पूछा कि ये क्या है। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पर जो हुआ वो देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे पति ने जैसे ही इस बैग को देखा वो पागल हो गया। उसने आगे बढ़कर मेरे हाथ से बैग छीन लिया और उसके अंदर कोई लोहे की भारी चीज़ थी जो मेरे पाँव पर लगी और साथ ही उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को छेड़ने की? शर्म आनी चाहिए तुमको। पूछे बिना किसी की चीज़ उठाती हो, यही तमीज़ सिखाई है तुम्हारे माँ बाप ने तुमको? आगे इस तरह मेरी चीज़ों को हाथ लगाया तो जान ले लूँगा। यह पहली बात थी जो हम दोनों पति पत्नी के बीच में हुई, और वो भी ऐसी। मैं रोने लगी और रोते रोते वहाँ से बाहर जाने लगी तो उसने मुझे बहुत ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ के मुझे धक्का दे दिया और कहा कि अगर ये बात किसी को पता चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं एक किनारे बैठ गई, सारी रात रोती रही। सुबह मैंने सोच लिया कि मेरे पति के साथ ज़रूर कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, किसी ने उस पर जादू करवाया है या हमें नज़र लग गई है, क्योंकि कौन 2 हफ्ते की दुल्हन को ऐसा मारता है। अपनी बुआ को फ़ोन करके ये तो नहीं बताया कि रात को क्या हुआ था, पर इतना पूछा कि मुझे किसी बाबा के बारे में बताए तो उन्होंने कहा कि जिस गांव में तुम रहती हो उसी गांव में एक बहुत मशहूर बाबा रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। मैंने अगले दिन अपने घर जाने का बहाना किया और अपने छोटे भाई के साथ उस बाबा के आस्थाने पर गई। छोटा भाई 6 साल का था, उसे इन बातों की समझ नहीं थी। फिर बाबा को देखा तो वो भी कम उम्र के लग रहे थे, मेरे पति के उम्र होगी, लेकिन उनके बारे में बहुत तारीफ़ें हो रही थी, इसलिए मैं भी वहीं पर बैठ गई। जब मेरी बारी आई तो मैंने उनको सब कुछ बताया और कहा कि लगता है मेरे पति नामर्द हैं, उसको मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप कुछ ऐसा करें तो शायद वो मेरी तरफ माइल हो जाएं, उनका दिल मेरी तरफ हो जाए और वो मुझसे मोहब्बत से पेश आएँ। बाबा ने जब मुझसे पूछा कि तुम किस घर से आई हो, तो मैंने झूठ बोल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति के बारे में किसी को पता चले, इसलिए मैंने छोटा नाम बता दिया। उसने कहा आजकल तो ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर घर का यही है, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। लड़कियों को मर्दों में दिलचस्पी नहीं, मर्दों को लड़कियों में दिलचस्पी नहीं, उल्टी गंगा बह रही है। बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी दिक्कत का हल करता हूँ। मैं तुम्हें कुछ लिख कर दूँगा जो तुम्हें अपने पति को पानी में घोलकर पिलाना है। उसके बाद तुम सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देती रहोगी। 3 दिन तक तुम्हें यह करना है, उसके बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबा ने मुझे कागज़ पर लिख कर दे दिया और मैंने 10,000 उनको दे दिए। मैंने बाबा को कहा मैं बार बार नहीं आ सकती, अगर मुझे कोई बात पूछनी हो तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा नंबर ले लो, आराम से मुझे मैसेज कर देना। नंबर के ऊपर किसी औरत का नाम लिख लो ताकि किसी को पता ना चले। वहाँ पर एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे इंसान हैं, सबकी मदद करते हैं, वरना ये भी तो हो सकता था कि अगली बार ज़रूर आना और फिर आपको पैसे भी देने पड़ते। इसलिए मैंने उनका नंबर ले लिया और तभी उन्होंने मुझसे कहा कि पानी में घोलकर अपने पति को पिलाना है, और वो भी 3 दिन तक रात को सोने से पहले। एक दिन तो मैंने पिला दिया
और ऐसा मुझे कुछ असर नज़र नहीं आया। दूसरे दिन भी मैंने अपने पति को कागज़ घोलकर पिला दिया, लेकिन उस दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। सुरेश कमरे में बैठे थे। जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरे पति के हाथ में मेरा फ़ोन था। मैं परेशान हो गई, लेकिन फिर दिल को सुकून आया कि नंबर तो मैंने वैसे ही लड़की का नाम से सेव किया था और अभी तक कोई मैसेज भी नहीं किया हुआ था। मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। मेरे पति ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। वो कुछ देर खामोश रहा और मुझे एक बात बताई। 2 हफ्ते बाद हम लोग घर से चले जाएंगे। हम लोग अलग घर में रहेंगे। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गई। मैंने कहा कि मुझे अलग घर में रहने का कोई शौक़ नहीं है और मैंने आपको ये कहा भी नहीं है। उसने कहा कि तुम्हें शौक़ नहीं है पर मुझे शौक़ है। मैंने कहा कि फिर सारी दुनिया तो यही कहेगी कि मैंने आपको आपके माँ बाप से अलग कर दिया। मेरे पति ने कहा कि उनको और भी बच्चे हैं, मैं उनका इकलौता बेटा नहीं हूँ और मैं खुद अलग रहना चाहता हूँ। और ये जो मैं तुम्हारे साथ उखड़ा सा रहता हूँ, जब हम अलग रहेंगे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि आप सब लोगों की वजह से गुस्से में आ जाते हैं। तो मेरे पति ने कहा कि हाँ, ऐसी ही बात समझ लो। 2 हफ्ते बाद हम अलग हो जाएंगे। अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना है, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। जबकि रात 11 बज रहे थे। मैंने भी उनसे नहीं पूछा। अब इतने दिनों के बाद उन्होंने मुझसे बात की थी। मेरा हाथ पकड़ा था, इसका मतलब कागज़ का असर हो रहा था। मेरे पति ने आराम से मुझसे बात की थी और मुझे ये भी कहा कि तुम्हें अलग कर दूंगा। ये तो हर औरत की ख्वाहिश होती है और पति सारी ज़िंदगी भी ये काम नहीं करते। ये तो बाबा का कागज़ बड़ा असर कर रहा था। बुआ ने कहा था कि जब मर्द औरत को अलग घर बना देता है, उस दिन औरत की जीत हो जाती है। मेरे तो सारे मामला सीधा हो रहे थे। इसका मतलब कि मेरे पति बहन भाइयों की वजह से गुस्से में आ जाता था। बात तो ठीक थी, वो बड़ा भाई था, इसलिए उस पर बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मगर हम अलग हो जाते हैं तो मुझे यकीन था कि मेरा पति मुझसे मोहब्बत से पेश आएगा, बल्कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। सुबह मैंने यही बात बाबा जी को बताने के लिए कॉल की तो उनका नंबर भी बंद जा रहा था। पता नहीं वो कहाँ गए हुए थे। फिर आज आखिरी दिन पिलाना था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। रात में अपने पति को जैसे ही मैंने कागज़ घोलकर पिलाया, अचानक उसने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि तुमने मुझे बाबा का दिया हुआ कागज़ पिलाया है ना? तो मैं बताता हूँ कि इसका मकसद क्या था। मेरे पति ने मुझे मारना शुरू कर दिया, मुझ पर जुल्म देना शुरू कर दिया। उसने मुझे बहुत सारे थप्पड़ मारे और साथ साथ मुझे ये भी बताया कि उस बाबा का तो मैंने वो हाल किया है जो किसी ने भी नहीं किया होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है और तुम्हें दुख देखकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि यही मेरा शौक़ है। इसलिए तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा रहा हूँ। वहाँ भी मैं यही सब कुछ करता। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि घर वालों ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैं वहाँ से ऐसे निकली कि मेरी हालत देखकर सब लोगों ने अपने मुँह पर हाथ रख लिया। बस कदम चल रहे थे तो कदम भागते भागते घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे माँ बाप मेरी तरफ आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जाकर बात करते हैं। मैंने कहा कि बस चले, मुझे यहाँ नहीं रहना, बस मुझे यहाँ से ले जाइए। वो लोग मुझे लेकर दरवाजे से ही पलट गए। अब मुझे उस औरत की बात याद आई, वो सच्ची थी। और फिर मैं अपने पति के बारे में छानबीन कार्रवाई तो पता चला ये औरतों पर जुल्म करता है और इससे पहले भी 2-3 औरतों के साथ यही सब कुछ कर चुका है। उस औरत ने मुझे यही बात बताना चाहा था और मैं समझ नहीं सकी थी। उस बैग में जो सामान था वो भी इसी के लिए था और मैं इतनी बड़ी बड़ी बातों को समझ ना पाई। बाबा साहब जिन्होंने मुझे कागज़ दिया, उनके बारे में भी उसको पता चल गया था। उनको भी उसने धोखे से अपने पास बुलाकर मारा था। वो भी इस वक्त हॉस्पिटल में थे। मेरा एक बहनोई वकील था, इसलिए डिवोर्स का केस डाला गया और मुझे डिवोर्स तो मिल गया, लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसके बाद मैं 6 साल तक अपने घर में बैठी रही। मेरे लिए कोई रिश्ता ना आया। फिर 6 साल बाद मुझे एक इंसान का रिश्ता मिला। उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी और पहले से 2 बच्चे थे। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दिया और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरा पति जो दूसरों पर जुल्म करता था आज बिस्तर पर पड़ा है और कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी टांगें बेकार हो गई हैं। शरीर काम करता है
बस चारपाई पर पड़ा चीखता चिल्लाता रहता है। यह सुनकर मैंने कानों को हाथ लगाया, लेकिन भगवान के इंसाफ पर भरोसा हो गया। जिससे मेरी शादी हुई बहुत अच्छा इंसान है और मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसके 2 बेटे थे जो मुझे ही माँ कहा करते थे, तो दिल को बहुत सुकून मिलता था। अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लें। अगर आप किसी को अपनी बेटी दे रहे हैं क्योंकि यह आपकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, ये मत देखिए कि उनके पास कितनी दौलत है, कितने पैसे हैं, लड़के की कमाई कितनी है। ये चेक करें कि वो अच्छा इंसान है या नहीं, क्योंकि जब लड़कियां किसी दरिंदे के हाथ लग जाती हैं तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आज भी मैं रातों को उठकर डर जाती हूँ और ये सोचती हूँ कि उसने तो मेरे लिए पूरा प्लान बना रखा था, मुझे अलग घर में लेकर जा रहा था। अगर मैं इस चक्कर में फंस जाती तो फिर मेरी मदद करने वाला भी कोई ना होता। लेकिन भगवान का शुक्र है जिसने मुझे बचा लिया। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।